हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का 19वां लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर का मतलब यह है कि मृदा के अंदर यानी सॉइल के अंदर कितने प्रकार के वाटर पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो एक सॉइल वाटर जो होता है सॉइल के अंदर 4 रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। तो 4 प्रकार का होगा हमारा सॉइल वाटर। पहला हमारा है स्ट्रक्चरल वाटर, सबको समझाएंगे हम। स्ट्रक्चरल वाटर अथवा इसी का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर वाटर, अथवा इसी का एक और नाम है केमिकली बॉन्डेड वाटर। ठीक है। दूसरा हमारा होता है एडजॉर्ब वाटर, सबके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। ये भी 2 प्रकार का होता है, इसका भी 2 प्रकार होता है। एक हमारा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर और दूसरा हमारा होता है फिल्म वाटर। ठीक है। तीसरा हमारा होता है हमारा कैपिलरी वाटर। ठीक है। तो कैपिलरी वाटर से पहले क्या और चीज पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है हमारा ग्राउंड वाटर कहते हैं, अथवा इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी वाटर। ठीक है। तो 4 प्रकार के वाटर पाए जाएगा। एक स्ट्रक्चरल वाटर सॉइल के अंदर, दूसरा आपका एडजॉर्ब वाटर, तीसरा आपका ग्राउंड वाटर अथवा ग्रेविटी वाटर और चौथा हमारा होगा कैपिलरी वाटर। ठीक है। तो हम लोगों को जो अपने पढ़ाई में यूज करना है सबसे ज्यादा वो कैपिलरी वाटर के बारे में हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का, उसमें आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं इन सबको, समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल वाटर किसको कहेंगे, एडजॉर्ब वाटर में हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसको बोलेंगे और फिल्म वाटर किसको बोलेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग ग्राउंड वाटर वाले पर, फिर देखेंगे कैपिलरी। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो यही है, इन सबसे हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम आपको ये थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो सॉइल वाटर होता है 4 प्रकार का, स्ट्रक्चरल वाटर अथवा इसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर वाटर अथवा इसको बोलेंगे केमिकल बॉन्डेड वाटर, एडजॉर्ब वाटर, फिर आपका देखेंगे ग्राउंड वाटर, फिर देखेंगे कैपिलरी वाटर। ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है, बाकी आपको सबके बारे में हल्का हल्का समझा दे रहे हैं, वो वाला इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल वाटर। सॉइल के अंदर जो है स्ट्रक्चरल वाटर कहाँ पाया जाता है ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्ले मिनरल्स बना रहे हैं, जैसे मोंटमोर्नोलाइट ले लें, मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है ना। अगर इसके एक मालिक्यूल को देखें, ये मिनरल्स है, क्ले मिनरल है ये मिनरल्स। ठीक है ना। हम आपको समझा रहे हैं पहला वाला स्ट्रक्चरल वाटर के बारे में आपको हम समझा रहे हैं कि आखिर ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है ना। ये हमारा मोंटमोर्नोलाइट है। ठीक है। 2 सिलिका सीट और एक गिब्साइट से बनता है ये। ठीक है ना। कैसे बनता है देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपका गिब्साइट होता है। ठीक है ना। ये और ये होते हैं हमारे सिलिका सीट, ये सिलिका सीट है। ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक सिलिका सीट रहेगा। 2 सिलिका सीट और एक गिब्साइट से मिल करके क्या हमारा बनेगा, मोंटमोर्नोलाइट का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनेगा। इसकी जो मोटाई होती है ना, वो होती है हमारी 7 एंगस्ट्रॉम, मतलब 7 × 10 के पावर 3 कह रहे हैं, 10 के पावर -7 mm कहिए, अथवा 7 × 10 के पावर -10 मीटर का ये। ठीक है। ये थिकनेस है, ऊपर सिलिका है, नीचे सिलिका सीट है और बीच में आपका गिब्साइट होता है। ठीक है। अभी तो ये एक मॉलिक्यूल है, जब हजारों मॉलिक्यूल लगभग 100 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तब जाकर के एक क्ले पार्टिकल बनता है। एक क्ले पार्टिकल जो होता है छोटा सा, इसको बनाने के लिए ऐसे लगभग 100-150 चाहिए। ठीक है। तब एक मॉलिक्यूल बनता है। अब क्या है, अगर सॉइल का एक मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब एक कण बनाना है, उसमें ये लगभग 100 चाहिए। तो ये आपस में जो आप देख रहे हैं मोंटमोर्नोलाइट के जो
मिनरल्स है, ये क्ले जो पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल छोटे छोटे दिख रहे हैं, मोंटमोर्नोलाइट के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये लोग भी बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे तब क्ले पार्टिकल बनेगा। तो जब ये जुड़ने जाएंगे तो देखिए कैसे जुड़ेगा। एक और ऐसा बनाते हैं, एक और बना देते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये सिलिका है, ये गिप्साइट है और ये हमारा सिलिका है, ठीक है, सिलिका से। अब क्या इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जब जुड़ते हैं तो यहाँ पर वाटर बॉन्ड से जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और पानी इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब करके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए H2O को हम लिख सकते हैं H+OH-, तो पानी आकर के यहाँ पर क्या होगा, चिपक जाता है, तो यहाँ पर आपको पानी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा, तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाटर बॉन्ड होता है, बहुत कमजोर होता है, इसी में आकर के पानी लगातार भरता है, तो इसकी साइज जो होती है लगातार बढ़ने लगती है, इसीलिए इसमें एक्टिविटी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाला आपको वाटर यहाँ पर मिल गया। तो आप देख रहे हैं इसके पूरे लैटिस के अंदर जो एक स्ट्रक्चर बन गया, एक अभी तो एक ही दो ही जुड़े हैं, ऐसे लगभग 100 जुड़ेंगे तब क्ले का एक पार्टिकल बनेगा, एक पार्टिकल बनेगा। जूम करके देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो बहुत सारा वाटर इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगा, इसी वाटर को बोल देंगे हम लोग स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए बताए हैं क्या होगा सॉइल के अंदर, जब सॉइल बन रहा होगा तो उसके मिनरल्स जब आपस में जुड़ेंगे, मिनरल्स जब जुड़ेंगे उसी दौरान उसमें कुछ वाटर फंस जाता है, उसी वाटर को बोल देंगे हम लोग स्ट्रक्चरल वाटर। यानी कि अगर सॉइल का कोई ये बड़ा सा पार्टिकल है, इसी के अंदर कुछ वाटर जो है यहाँ पर फंस जाएगा, इसी वाटर को बोल देंगे हम लोग स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। जब स्ट्रक्चरल वाटर इसमें आ गया तो इसको हम लोग निकाल, अगर यहाँ से आप स्ट्रक्चरल वाटर किसी कारण से निकाल भी लें, अगर आप निकाल देंगे ना अपने यूज के लिए, तो ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा, तो सॉइल की प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। तो इस वाटर को हम लोग नहीं निकालते। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में इसका कोई भी सिग्निफिकेंट यूज नहीं है, ठीक है ना। अब क्या, अगर इस सॉइल को हम लोग क्या करें, 110 डिग्री से ज्यादा गर्म कर दें, टेम्परेचर जो है अगर 110 डिग्री से ज़्यादा कर दें, तब जाकर के स्ट्रक्चरल वाटर यहाँ से निकल करके बाहर चला जाता है और ये स्ट्रक्चर टूट जाता है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग ओवन ड्राई टेस्ट करते हैं तो किसी भी सॉइल के लिए, किसी भी सॉइल के लिए टेम्परेचर हम लोग 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल वाटर किसको कहते हैं। ये सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर कैद हो जाता है, उसी वाटर को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, स्ट्रक्चरल वाटर अथवा केमिकली बॉन्डेड वाटर। केमिकली ये बॉन्ड हो गया है, बॉन्ड यहाँ पर बनाया है, ये बॉन्ड है, वाटर बॉन्ड यहाँ पर ये आ गया, अथवा मॉलिक्यूलर वाटर बोलते हैं, तो ये मॉलिक्यूल ही तो है, उसके अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए इसका, ठीक है ना, नोट्स में थोड़ा और डिटेल में लिखा होगा, ये वाला थोड़ी सी चीजें हम पीछे ही पढ़ा चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें हम कम बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे राइजिंग सेंटर वाला जो चैनल है वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर t.me/राइजिंग सेंटर। आप ऐसे लिखेंगे वहां पर तो तुरंत आ जाएगा, ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आपको नोट्स ये पूरा मिल जाएगा। इंग्लिश में वहां पर नोट्स है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी हम जुगाड़ करके वहां कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हो गया स्ट्रक्चरल वाटर, तो हमें पता चल गया ये हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर था, ये सॉइल है, इसी के अंदर हमारा पानी मौजूद है, बोल दिए स्ट्रक्चरल वाटर, ये हमारा स्ट्रक्चरल वाटर है, ठीक है। अगला देखिए जरा, एडजॉर्ब वाटर। एडजॉर्ब वाटर, ठीक है ना। अगर क्ले पार्टिकल आप देखें, क्ले पार्टिकल देखें कोई भी, देखिए क्ले पार्टिकल बना दे रहे हैं, एक पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है, कोई हमारा पार्टिकल है, उसको जानबूझ करके ऐसे दिखा रहे हैं। इसके एज पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके सरफेस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव और इधर प्लस, ठीक है ना। फिर इधर देखेंगे, इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव, बस एज पर जो है पॉजिटिव रहेगा। अब क्या है, अगर इसके संपर्क में हमारा पानी आए, H2O मतलब H+OH-, तुरंत ये H आयन को क्या करेगा, अपने सतह पर चिपका देगा, ठीक है। तुरंत ये माइनस वाला प्लस को खींच लेगा, उसी के साथ OH भी तो आएगा, आ करके पानी जो यहाँ पर क्या करेगा, चिपक जाएगा, यहाँ पर पानी आ जाएगा,
ये सब H2 इसके पूरे सतह पर पानी आकर के चिपक जाएगा। जो सतह पर पानी आकर के चिपक जाएगा उसी को बोलते हैं एडजॉर्ब वाटर। कोई सॉइल पार्टिकल है, अगर उसके सतह पर पानी आकर के चिपक जा रहा है, उसी पानी को बोलते हैं हम लोग एडजॉर्ब वाटर, ठीक है ना। एडजॉर्ब ये होता है, एक होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर सोख लेगा, ठीक है। सोखता देखे होंगे, सोखता किसी पानी के ऊपर रखेंगे तो पानी को अंदर सोख लेगा, अपने अंदर कर लेगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब वाटर अगर सतह पर है तो कहेंगे एडजॉर्ब वाटर, ठीक है। जैसे हम लोग हाथ धुलते हैं तो पानी हमारे हाथ के अंदर नहीं जाता है, तो ऊपर जो पानी लगा है वही हमारा क्या होता है, एडजॉर्ब वाटर होता है, ठीक है। तो सॉइल के सरफेस के ऊपर, सॉइल के सतह के ऊपर जो है जितना वाटर चिपका रहता है उसी वाटर को बोलते हैं हम लोग एडजॉर्ब वाटर, ठीक है। यानी आप देखें अगर इस स्ट्रक्चर में सॉइल का जो पार्टिकल दिख रहा है, इसके जो ऊपरी सतह पर अगर देखें, जो अगर कोई पानी आ गया, देखिए कोई पानी आ करके चिपक गया, जानबूझ के मोटा लेयर बना रहे हैं, देखिए पानी जो ये ऊपर चिपका हुआ है, ये जो वाटर है यही हमारा क्या है, एडजॉर्ब वाटर है। ये ऊपर दिख रहा है हमारा क्या है, एडजॉर्ब वाटर, एडजॉर्ब वाटर, ठीक है। अब एडजॉर्ब वाटर जो है दो प्रकार का है, एक हमारा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है ना, ये होता है। और एक होता है हमारा फिल्म वाटर, समझाते हैं, ठीक है ना। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो अभी आपको दिख रहा है यही हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, आकर के यहाँ पर चिपक गया है, ठीक है ना, आकर के यहाँ पर चिपक गया है। चिपकने के बाद क्या होगा, चिपकने के बाद क्या होगा, ये बहुत इसमें ऊपर सरफेस टेंशन होता है, बहुत तेजी से इस पार्टिकल को ऐसे दबाएगा अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ दबाएगा तो इसके मॉलिक्यूल क्या है, नजदीक आ जाते हैं, तो इसकी विस्कोसिटी जो है थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर विस्कोसिटी बढ़ गया तो जब गर्म करने जाएंगे तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। नॉर्मल वाटर पहले था, उसको आप 100 डिग्री पर आप क्या करते, गर्म करते तो उबलने लगता है, लेकिन जब ये वाटर यहाँ आकर के चिपक जाएगा तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसको उबालने के लिए 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मुंह से नोट कर रहे हैं, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और साथ में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये गाढ़ा हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगे तो ये तुरंत बर्फ बन जाएगा, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब क्या है, देखिए फिल्म वाटर की बात कर रहे हैं, इसी का टाइप है एडजॉर्ब वाटर का। क्या होता है, ये जो अंदर वाटर है इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जो बाहर है, जो सतह पर आपको वाटर दिख रहा है उसका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर भाप बन करके उड़ते हैं, ये पानी भाप बन के उड़ने की कोशिश करता है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जम जाएगा। ऊपरी परत क्या होगा इसका, इस वाटर का क्या करेगा, ऊपरी परत जम जाएगा, ऊपरी परत इसका जम गया, ऊपरी परत जम गया है, ऊपरी परत जम गया है। जो यहाँ पर जम चुका है, जो ये पतली सी फिल्म बन गई है रेड वाटर की ही, इसी को बोलते हैं फिल्म वाटर, ठीक है ना। ये कंडेंसेशन हो गया है, इसी वाटर का क्या हो गया, भाप बन के उड़ने की कोशिश कर रहे थे, बस उसका संघनन हो गया, कंडेंसेशन हो गया है, तो एक पतली परत बन जाती है, जैसे रहेगा बर्फ की तरह, वही इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। यही भी एडजॉर्ब वाटर है, इसी को हम लोग कह देंगे फिल्म वाटर, ठीक है। तो अंदर जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है ये आपका स्ट्रक्चरल वाटर है, ये बीच में जो दिख रहा है ये आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, इसके जस्ट ऊपर ये रेड वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिल्म वाटर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा एडजॉर्ब वाटर में हाइग्रोस्कोपिक और फिल्म वाटर, और ये भी समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल वाटर जो अंदर मौजूद है सॉइल के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मिटा दे रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग ग्रेविटी वाटर, ठीक है ना, ग्रेविटी वाटर अथवा बोलते हैं ग्राउंड वाटर, उसको देखते हैं। तो दो पता चल गया, तीसरे पर आते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं तो बस थोड़ा सा समय लगेगा, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ ब्लैंक, उसको आप क्या करना, थोड़ा कमेंट कर दीजिए और साथ ही लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है। तो तीसरा देखते हैं ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर। अब ये क्या है, हमारा जमीन है, ये ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, गाय भैंस इस पर चरती रहती हैं। अब क्या लग रहा है, हमारा बारिश होने, बारिश हो रहा है, बादल बना दे रहे हैं थोड़ा बढ़िया,
बादल है, ठीक है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश हो रहा है, बारिश हो गया, सतह पर आ गया पानी। अब क्या होगा, कुछ पानी जो है यहाँ से बह करके आगे की तरफ जाएगा, कहीं ढाल होगा उधर बह रहा होगा। अब सॉइल जो है हमारा पोरस होता है, ठीक है, इसके अंदर पोरोसिटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ पानी सतह पर बहता है और कुछ पानी जो है नीचे परकुलेट होता है, ठीक है। अब सब थोड़ा सा नीचे और आ जा रहे हैं, सॉइल के जमीन के सतह से नीचे आ रहे हैं, तो आपको पत्थर जैसा एक स्ट्राटा मिलेगा, जिसको बोलते हैं हार्ड स्ट्राटा। हार्ड स्ट्रेटा जो इम्परमिएबल होता है, इसकी परमिएबिलिटी आपकी 0 है, ठीक है, इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो पानी यहाँ पर बारिश हो रही है, कुछ पानी जो हमारा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ परकुलेट हो रहा है, कुछ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो पानी यहाँ परकुलेट होकर के धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, यही पानी इकट्ठा होने लगेगा, इकट्ठा होते होते यहाँ से पानी की हाइट बढ़ने लगेगी, ठीक है। बढ़ करके मान लेते हैं कुछ यहाँ तक चली गई, वाटर लेवल जो है यहाँ तक आ चुका है। तो ये हमारा सॉइल है, नीचे आपका सॉइल मौजूद है, नीचे आपका सॉइल मौजूद है। देखिए सॉइल पार्टिकल हैं, इन्हीं में परकुलेशन हो करके जो पानी है नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपको पानी दिख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पर फ्लो हो रहा था, कुछ पानी इधर बह रहा है और इस पर ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण ये वाटर क्या होगा, नीचे की तरफ परकुलेट होकर के यहाँ पहुंचेगा, और नीचे इम्परमिएबल स्ट्राटा है, इसी कारण क्या होगा, पानी जो है ये नीचे नहीं जाएगा, कहीं पर इकट्ठा होने लगेगा, सॉइल के अंदर क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा। इसी वाटर को बोल देंगे हम लोग ग्रेविटी वाटर, अथवा बोलते हैं इसको ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ये आसान है। ये भी 2 प्रकार का होता है, ग्रेविटी वाटर जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा फ्री वाटर, एक होता है हमारा फ्री वाटर, और दूसरा होता है हमारा हेल्ड वाटर। हेल्ड मतलब रुका हुआ, दूसरा हमारा होता है हेल्ड वाटर। अब ये जो पानी होता है जमीन के अंदर से ही बह करके कहीं और पहुंच जाता है, ज्यादा ढाल है, मान लीजिए ज्यादा ढाल है, तो क्या हो रहा है, पानी यहाँ से धीरे धीरे बहते बहते कहीं और चला जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कहीं पर रास्ते में पहाड़ी मिल जाती है, अंदर ही कहीं पहाड़ मिल जाता है, कोई हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है, तो वो पानी यहाँ पर आकर के रुक जाती है। तो जो पानी रुक गया, जिसका मूवमेंट अंदर नहीं हो रहा, बोलते हैं हेल्ड वाटर, और जो मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको बोलते हैं फ्री वाटर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अपने आते हैं असली मुद्दे पर, कैपिलरी वाटर पर। इसको मिटा दे रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी वाटर। तो नोट्स चाहिए तो आप राइजिंग सेंटर से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कैपिलरी वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी वाटर, ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। अब क्या देखिए, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, ये मिटा देते हैं कैपिलरी वाटर को। आप समझ लीजिएगा कि आप कैपिलरी वाटर पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिगर थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। ये ग्राउंड लेवल है, पेड़ है इस तरीके से। अब क्या इसके अंदर सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल हम बना सकते हैं यहाँ पर, समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। और ये हार्ड स्ट्राटा बना दिए हैं, जानबूझ कैसे बना रहे हैं, बहुत दूर दूर बना दे रहे हैं, पोरोसिटी दिखाना है इसीलिए। ये सॉइल के पार्टिकल हैं, सॉइल के पार्टिकल हैं, बिल्कुल यहाँ भी चिपके हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, यहाँ पर भी है इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, हम बनाए नहीं हैं, इस तरीके से। और बीच बीच में वाइट से दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या देखिए, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो कुछ पानी ऊपर की तरफ बहते हुए कहीं और चला जाएगा, और कुछ पानी परकुलेट होकर के नीचे आएगा। जब परकुलेशन होकर के पानी नीचे की तरफ आने लगेगा, जब आने लगेगा तो ये जो पार्टिकल हैं सॉइल के क्या करेंगे, वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने तरफ क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अपने सतह पर कुछ पानी को चिपका लेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे सब लोग चिपकाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज्यादा है, तो कुछ पानी यहाँ चिपक गया, जब चिपकने वाली प्रॉपर्टी यहाँ खत्म हो गई, जो पानी इनको खींच लिया, ठीक है। अब जो पानी बचा नीचे की तरफ आएगा, जब धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, और ये इम्परवियस लेयर है,
इम्परवियस लेयर है, लगातार पानी यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, पानी इकट्ठा होते होते इनका लेवल ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। मान लेते हैं पानी आकर के यहाँ पर रुक चुका है। ठीक है, इसी वाटर को, जो नीचे आप वाटर देख रहे हैं यहाँ पर देखिए व्हाइट्स के अंदर, व्हाइट्स के अंदर यहाँ पर वाटर आपको मिल रहा है, इसी वाटर को बोल देते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर अथवा ग्रेविटी वाटर। ठीक है, अब बरसात खत्म हो चुका है, अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर तो वाटर टेबल है, देखिए इसको वाटर टेबल बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं, वाटर टेबल लेवल, अथवा ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ये लाइन खींचा हुआ है, इसको फेरेटिक लाइन भी बोलते हैं। फेरेटिक लाइन बोलते हैं, इस पर जो प्रेशर होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अथवा जीरो कह लें अथवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होता है। जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, फिर भी हम लोग कहते हैं जीरो प्रेशर है। ठीक है ना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में आप प्रेशर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, उसे बोलते हैं फेरेटिक लाइन। तो उसको छोड़िए, कोई बात नहीं। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर वाटर टेबल है, वाटर टेबल यहाँ पर है, और यहाँ पर ये आपका सॉइल पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। बस आपको अब यही समझना है। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, अथवा चलिए एक को अगर आप ध्यान दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर वाला थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं आपको, ताकि अच्छे से समझा सकें। अब देखिए क्या है, वाटर लेवल हमारा यहाँ तक है, ग्राउंड वाटर, नीचे पानी है, ऊपर सॉइल। हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, बड़े बड़े इस तरीके से जानबूझ के समझाने के लिए ले रहे हैं। अब क्या है देखिए, ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल। अब ये पानी है, ठीक है ना, अब ये पानी है, क्या है, ये पानी इसके साथ चिपकेगी। जब एक पार्टिकल, ये सॉइल अलग मटेरियल है, पानी अलग मटेरियल है, ये दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग एडेशन। ठीक है ना, अब एडेशन करेंगे और पानी पानी के बीच में अगर अट्रैक्शन देखें तो इसको बोलते हैं कोहेजन। तो आप देखेंगे एडेशन जो होगा कोहेजन से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पानी वाला बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बहुत कमजोर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एडेशन ज्यादा होगा, कोहेजन कम होगा। अब क्या होगा, ये पानी जा करके यहाँ पर क्या करेगी, चिपक जाएगी, तुरंत यहाँ जा करके क्या होगा, चिपकेगा, ये भी चिपकेगा और यहाँ पर चिपकेगा। अब क्या हो रहा है, ये क्या होगा, इसके सतह पर फैलने लगेगा, सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, इसके सतह पर क्या होगा, इस तरीके से फैल जाएगा। ये आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आई बटन जो दिख रहा है वहां से आप वीडियो देख लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा समझाए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एडेशन ज्यादा हो गया, कोहेजन कम, तो तुरंत ये वाला जो मॉलिक्यूल है पानी का, इसके सतह पर चिपक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ का पानी है क्या करेगा, थोड़ा सा उठा लेगा, थोड़ा सा पानी यहाँ से लगेगा उठने, ऊपर की तरफ उठने लगेगा, तो आपको सतह कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये पानी थोड़ा सा उठ गया। अब यही पानी इसके संपर्क में आया तो यहाँ भी पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से, इधर भी पहुंच गया, तो ये वाला लेवल लगातार इसमें उठता रहेगा, आपको ये वाटर दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपका वाटर लेवल यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, तो यहाँ पर पानी क्या लगेगा, ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, वाइड्स के अंदर से, वाइड्स के अंदर से लगेगा ये चढ़ने लगा। चढ़ने के बाद जो मैक्सिमम कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा, मैक्सिमम कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं चढ़ पाएगा। तो मान लेते हैं कोई इतनी हाइट तक क्या हो गया, पानी यहाँ पर चढ़ गया, इसी बोलते हैं कैपिलरी राइज। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाए हुए हैं, एक आध घंटे का लेक्चर है, वहाँ पर देखेंगे तो ये घटना बहुत बढ़िया से समझाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक देख रहे हैं पानी आपको चढ़ गया, तो ये जो पानी यहाँ पर मौजूद है सॉइल के अंदर, इसी पानी को बोलते हैं हम लोग कैपिलरी वाटर। ठीक है, ये इसी वाटर को बोलेंगे आप क्या चीज़, कैपिलरी वाटर। और इस जोन में आप देखेंगे जो सॉइल जो होगा वो फुल्ली सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो सॉइल का अगर देखें डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो वहां पर 100% होगा। ठीक है, अब देखिए क्या, ये तो हो गया हमारा कैपिलरी फ्रिंज अथवा कैपिलरी जोन कह दिए। ठीक है, अब क्या, इसके जस्ट ऊपर देखिए ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है इनके अंदर भी आपको पानी मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे एयर भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो यहाँ पर रहेगा वो लेस देन 1 रहेगा, इसको बोला जाता है एरेशन जोन। एरेशन जोन बोला जाता है। जब पानी नीचे की तरफ बह रहा था, जब पानी नीचे की तरफ बह रहा था, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये लोग भी पानी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिए थे कुछ इस तरीके से। आपको समझा देते हैं, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। कैपिलरी वाटर तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एरेशन जोन में, एक चीज और आपको बताना है, वो भी बता दें। तो इसको बोलते हैं कैपिलरी जोन अथवा कैपिलरी फ्रिंज।
ठीक है ना, इसको कैपिलरी फ्रिंज कहते हैं। इसमें वाटर जो पाया जाएगा उस वाटर को बोलेंगे कैपिलरी वाटर। सॉइल यहाँ पर देखेंगे आप फुल्ली सैचुरेट रहेगा, ठीक है। तो वाटर टेबल बहुत नीचे है, इसके ऊपर पानी चढ़ गया फुल्ली, जहां तक सैचुरेटेड है वहां तक पानी आपका चढ़ा हुआ है, उसी को बोलेंगे कैपिलरी वाटर। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे ना तो इसको रूट जोन भी बोला जाता है। यहाँ पर जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें होती हैं, इस जोन से पानी लेकर के क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, ठीक है। यहीं से ये लोग पानी पीते हैं, इसको बोलते हैं रूट जोन भी अथवा एरेशन जोन। तो चलिए थोड़ा सा एरेशन जोन की भी बात कर लें। अगर एरेशन जोन की बात करें तो ये हमारा वाटर टेबल है, वाटर टेबल मतलब फेरेटिक लाइन, और इसी के ऊपर क्या होता है, कैपिलरी जोन होता है। यहाँ पर कैपिलरी वाटर रहेगा, कैपिलरी जोन होगा। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा आपका, एरेशन जोन, एरेशन जोन बोलते हैं अथवा रूट जोन होते हैं। और इसी के ऊपर आपका पेड़ पौधे रहेंगे। इनके पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपने जड़ों से यहीं से पानी को लेंगे। यहाँ पर सॉइल जो होगा फुल्ली सैचुरेटेड होगा, यहाँ पर सॉइल जो होगा वो उसकी पार्शियली सैचुरेटेड होगा, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो ये भी फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा, यहाँ पर तो पानी भरा ही भरा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सॉइल का पूरा लेयर है। तो हम लोग बात करने चल रहे हैं एरेशन जोन में। एरेशन जोन में क्या कर रहे हैं, देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं है, ठीक है ना, सारे वाइट्स में पानी नहीं भरे हुए हैं। तो ये देखिए दो पार्टिकल ले रहे हैं एरेशन जोन के, ज़्यादा बड़ा बना दिए, छोटा बनाते हैं थोड़ा, दो पार्टिकल, ठीक है, बहुत दूर दूर जान के बनाए हुए हैं, आपको समझने के लिए माइक्रो लेवल पर देख रहे हैं। अब क्या है, इन एयर जो यहाँ पर एयर मौजूद है, एरेशन जोन में जो एयर मौजूद है उसके ऊपर नमी मौजूद रहती है, उसके ऊपर क्या होती है, नमी मौजूद रहती है। यहाँ पर बबल्स बने रहते हैं, जैसे थोड़ी सी खुदाई आप करेंगे ना तो वहाँ पर सॉइल देखेंगे, सॉइल के अंदर भी नमी रहेगी, ठंडा रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे हाथ लगाएंगे ना तो जो हवा लगेगा वो भी ठंडा ठंडा लगेगा, तो उसके ऊपर भी वाटर रहते हैं। तो वाटर आपका मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे मौजूद है, ठीक है। ये वाटर है, ये हमारे सॉइल मॉलिक्यूल हैं, ये सॉइल मॉलिक्यूल हैं, सॉइल के पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, बस समझ लीजिए, समस्या खत्म, ठीक है ना, सॉइल पार्टिकल। अब क्या है, जैसे ये पानी इसके संपर्क में आया और इसके संपर्क में आया, ठीक है, जैसे संपर्क में आएगा वैसे क्या होगा, यहाँ पर एडेशन बॉन्ड हो जाएगा। देखिए पानी है, वाटर है और यहाँ पर सॉइल पार्टिकल है, जैसे आपस में चिपकेंगे एडेशन बॉन्ड हो जाएगा, ये अपनी तरफ खींचने लगेगा और ये वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, ये पानी जो है इसके सतह पर फैलने की कोशिश करेगा, ऐसे फैलने की कोशिश करेगा, यानी जैसे इसके संपर्क में आया क्या करेगा, ऐसे फैलने की कोशिश करेगा। और इस पर भी तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, शेप बना लेगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्या करेगा, कुछ शेप बना लेगा। देखिए सॉइल इस तरीके से, वाटर जो है कुछ इस तरीके से आपका शेप बना लेगा। इस वाटर को बोलते हैं कांटेक्ट वाटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं कांटेक्ट वाटर, कांटेक्ट वाटर कहते हैं अथवा कांटेक्ट मॉइस्चर बोलते हैं, कांटेक्ट मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में रहेगा, बिल्कुल टेंशन में रहेगा। ये क्या होगा, एकदम से टेंशन में रहेगा, ये लोग अपने तरफ खींच रहे हैं, ये टेंशन में रहेगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के कारण ही ऐसा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये दोनों लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। कोई बीच में आदमी खड़ा है, एक आदमी इधर हाथ पकड़ के खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और बीच में आदमी जो है ये इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब इस पार्टिकल को आपस में चिपकाने की कोशिश करेगा, सोचेगा इनको पास ला दें, ठीक है। तो अगर कोई सेम मॉलिक्यूल, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल आपस में आकर के चिपक जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कोहेजन, ठीक है ना, कोहेजन मतलब आपस में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं कोहेजन। तो यहाँ पर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट होने लग रहे हैं। कौन, जबरदस्ती का ये अट्रैक्ट करा रहा है, जबरदस्ती का इनके पास लाने की कोशिश कर रहा है, ये इनको ये वाला, ठीक है, वाटर इनको संपर्क में लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक क्या देखने को मिलेगा, कोहेजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको क्या है, एक कोहेजन देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉइल पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक कोहेजन देखने को मिलेगा, ससंजकता, जिसको डायरेक्टली कोहेजन नहीं कहेंगे। अगर सॉइल पानी नहीं रहता आपस में चिपकता तो कहते कोहेजन है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पानी इनको चिपकाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपरेंट कोहेजन।
तो जो एपरेंट कोहेजन है वो केवल एरेशन जोन में जो सॉइल मौजूद है उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगा, इधर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो वाटर है इसके सतह पर सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, इन सब को, इन्हीं दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है देखिए, टेंजेंशियली जो इसके पूरे सतह पर ही टेंजेंशियल फोर्स एक काम करता है पर यूनिट लेंथ पर, उसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन जो लग रहा है देखिए, इसका सतह पर ऐसे बना दे रहे हैं, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इधर भी एक बना दे रहे हैं, इधर भी टेंजेंशियली। ठीक है ना, ये वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना, बना दें वर्टिकल, अगर एक मान लीजिए एक्सिस बना दें तो यहाँ से एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट एंगल अल्फा। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है, एक समय आ रहा है, अगर हम लोग क्या करें, इस सॉइल को हम क्या करें, फुल्ली सैचुरेट कर दें, इसके वाइड्स में और लगे हम पानी भरने, जब पानी भरने लगेंगे ना तो ये सतह जो है धीरे 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 क्या होगी, ये बराबर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगी। तो क्या होगा, ये जो इस पर लगने वाला फोर्स है, टेंशन फोर्स देख रहे हैं अथवा कहते हैं सरफेस टेंशन फोर्स, कुछ ऐसे हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब ये जीरो हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अपरेंट कोहेजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा तो आपको अपरेंट कोहेजन देखने को नहीं मिलेगा, और उसमें जो वाटर रहेगा अब जो है वो कॉन्टेक्ट मॉइस्चर नहीं रह जाएगा, ये सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा। तो जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट रहेगा तो वहां पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, जब पार्शियली सैचुरेटेड रहेगा तभी देखने को मिलेगा। मतलब ये घटना केवल एरेशन जोन में ही घटेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कॉन्टेक्ट मॉइस्चर किसको कहते हैं और अपरेंट कोहेजन किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण ही घटना घटती है। चलिए देखते हैं कैपिलरी राइज, सॉइल के अंदर कितना कैपिलरी राइज होगा, ये हमारे मुद्दे की बात होगी। ठीक है ना, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है सरफेस टेंशन के बारे में और कैपिलरी राइज के बारे में, तो आप क्या करें, जो आई बटन दिख रहा है वहां पर क्लिक कर लीजिए। वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लोग क्या किया है, बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ाए हुए हैं सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज इन कैपिलरी फ्रिंज, कैपिलरी फ्रिंज जोन। ठीक है ना, कैपिलरी फ्रिंज जोन की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, वाटर लेवल है नीचे की तरफ, इधर बना दे रहे हैं, ये वाटर लेवल है, वाटर टेबल लेवल। ठीक है ना, ये ऐसे बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है ना, अब क्या है, इसके यहाँ पर देखेंगे तो एरेशन जोन होगा, और यहाँ पर आपका क्या है, कुछ और है। मतलब ये हमारा कैपिलरी फ्रिंज जोन है, कैपिलरी फ्रिंज जोन कुछ इस तरीके से। अब क्या है, यहाँ पर सॉइल मौजूद होंगे, उन्हीं सॉइल को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ करके ऐसे बना रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सॉइल के पार्टिकल हैं, बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, वरना ऐसे तो नहीं दिखेगा वो। सॉइल पार्टिकल इस तरीके से जानबूझ के ऐसे बनाए हुए हैं। ठीक है ना, ऊपर भी हो गए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जानबूझ करके ये ट्यूब जैसा बना रहे हैं ताकि आसानी से फिगर हम बना सकें। अब क्या है, वास्तव में पानी का टेबल यहाँ पर है, पानी का टेबल यहाँ पर, यहाँ एडिशन, यहाँ एडिशन। क्या होगा, पानी इसके साथ जब संपर्क में आ जाएगा, एडिशन बनाएगा, तो फिर क्या होगा, पानी को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो तुरंत इसमें पानी लगातार क्या होगा, ऊपर चढ़ने लगेगा। कुछ इस तरीके से आपको कर्व बनेगा, और यहाँ पर पानी थोड़ा सा मान लीजिए चढ़ गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर सरफेस टेंशन काम करेगा इसके सतह पर, इसके ऊपर क्या करेगा, सरफेस टेंशन इसके सतह पर काम करता है। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वहां समझाएं, यहाँ पर बहुत कम बताएंगे। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन आपको टीएस काम कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल से अगर एंगल इसका देखें अल्फा, इसको बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। ठीक है, यानी इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक किधर होगा टीएस साइन अल्फा, और एक किधर होगा टीएस कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है टीएस कॉस अल्फा ऊपर की तरफ खींच रहा है, अगर इसका मान जो है और जो वाटर यहाँ पर मौजूद है इसके वेट से ज्यादा हो जाए, इसका वेट कितना होगा, एम इंटू जी, एम इंटू जी होगा। अब देख रहे हैं इसकी हाइट इतनी है,
इसकी हाइट इतनी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं इसका डायामीटर जो है डायामीटर ऑफ वाइड्स, यहाँ पर वाइड्स ही है, मान लेते हैं हम लोग क्या है d है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं π/4 d²। इसी में हाइट का अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम में हम क्या करें डेंसिटी का गुणा कर दें तो मास हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी में अगर क्या करें हम लोग क्या करें वॉल्यूम में डेंसिटी का गुणा कर देंगे तो मास हो जाएगा, ठीक है ना। जब मास हो जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं, और रो इंटू जी का अगर गुणा कर दें तो हो जाएगा हमारा गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, अगर टीएस कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन इसके वेट से तो क्या करेगा ये ऊपर की तरफ खींचता जाएगा। एक समय आएगा कि ये वाला फोर्स और इसका वेट जो है हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ये पानी चढ़ना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इतना पानी चढ़ करके यहाँ पर क्या हुआ रुक गया, इतना पानी चढ़ गया तो इधर लिख देते हैं टीएस, ये एंगल अल्फा, ठीक है, और ये तो टीएस कॉस अल्फा है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टीएस। अब क्या है, मान लेते हैं कि एचसी पानी ये चढ़ गया, ठीक है ना, एचसी पानी इसमें चढ़ गया, कैपिलरी राइज हो गया हमारा एचसी। डेरिवेशन देखना तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो जो ये एचसी होगा डायरेक्ट कुछ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कैपिलरी हाइट, कैपिलरी राइज लिख देते हैं एचसी। एचसी बराबर होगा हमारा, हम लोग पढ़े हैं 4 सिग्मा cos थीटा अपान रो डब्ल्यू जी इंटू डी, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर सरफेस टेंशन को हम लोग क्या कर रहे हैं टीएस से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको लिख देंगे हम लोग टीएस, ठीक है ना, और थीटा को हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। टीएस है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और रो डब्ल्यू जी को बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको लिख सकते हैं हम लोग गामा डब्ल्यू डी। तो यहाँ पर जो कैपिलरी राइज होगा हमारा 4ts गामा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू इंटू जी, ये लिखा है यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसका वैल्यू कितना होगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, अगर देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस अल्फा बराबर 1 रखना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब अल्फा का मान आप 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं for maximum कैपिलरी राइज, मैक्सिमम कैपिलरी राइज चाहिए तो अल्फा बराबर आपको क्या करना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा एचसी मैक्स, मैक्सिमम कैपिलरी राइज एचसी मैक्स बराबर 4ts अपान गामा डब्ल्यू इंटू डी, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम कैपिलरी राइज 4 इंटू टीएस है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी है साइज ऑफ वाइड्स का जो डायामीटर है वही यहाँ पर यूज करना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में रहते तो यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर यूज करते, ठीक है। तो एक चीज आपको यहाँ से मिल गया 4ts अपान गामा डब्ल्यू डी जब मैक्सिमम होगा तब, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर 0 तो कैपिलरी राइज उस समय मैक्सिमम होगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, बाकी इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। नोट्स चाहिए तो नोट्स में बहुत डिटेल में उसमें ड्राइव भी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमें पता चल गया कि मैक्सिमम कैपिलरी राइज कितना होगा, ठीक है ना। तो अभी आगे और आते हैं, थोड़ी सी चीजें आपको बता देते हैं क्या होगा। तो इसको मिटा करके हम आपको बता दे रहे हैं, हमें मिल गया मैक्सिमम कैपिलरी राइज एचसी मैक्स बराबर 4 टाइम्स सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें एट 20 सेंटीग्रेड की अगर आप बात करें तब 20 सेंटीग्रेड पर देखेंगे तो जो टीएस होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये होता है। अगर आप बात कर लें किस पर, अलग टेम्परेचर की बात कर लें तब, अगर हम बात कर लें 4 डिग्री पर, अगर क्वेश्चन में दे दे 4 डिग्री तो टीएस आपका होता है कितना 0.076 न्यूटन पर मीटर। अगर आप बात कर लें 30 डिग्री पर तो टीएस बराबर होगा हमारा 0.0712 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे सरफेस टेंशन का मान घटता जा रहा है, ठीक है। तो लिक्विड के लिए घटता है, गैसों के लिए बढ़ता है। चलिए इस पर बात करते हैं। गामा डब्ल्यू बराबर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलो हटा रहे हैं 10, देखिए 10,000 लिख दिए, उसके बाद ये न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। इसी में रख देते हैं थोड़ा
ऑब्जेक्टिव सवाल लगाना है हमें। एससी मैक्स बराबर हो जाएगा 4TS डिवाइडेड बाई 10,000 और डी को ऐसे छोड़िए, मीटर में रखना पड़ेगा, सब मीटर में आएगा। ये देखिए सब मीटर में आएगा, ये भी मीटर में और ये डायमीटर भी आपको मीटर में रखना है, ठीक है। और टीएस बराबर तो वैल्यू रख देते हैं 0.073, ठीक है। तो 4 3 12 4 7 28 0.292 डिवाइडेड बाई देखिए डी इंटू ये ऊपर चला गया 10 के पावर -4, ये आ गया मीटर में, ठीक है। तो एचसी मैक्स जो आ गया वो आ गया आपका मीटर में। हम चाहते हैं सेंटीमीटर में हो तो ठीक है, अगर आता है ये 10 मीटर तो सेंटीमीटर में करने के लिए आप क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। अगर 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एससी मैक्स 100 से गुणा कर दे रहे हैं, 0.292 गुणे 10 के पावर -2, 100 से गुणा करेंगे तो इसका -2 चला जाएगा, ये आ गया अपना डी, और ये अभी भी मीटर में है और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। आगे जरा देखिए हम डायमीटर भी सेंटीमीटर में कर दें, सेंटीमीटर में कर दें, ठीक है ना। सेंटीमीटर में करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, एचसी मैक्स बराबर, ठीक है ना। अभी क्या है, इसको भी 100 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। फार्मूले के अंदर हम चाहते हैं यहाँ सेंटीमीटर में वैल्यू रखें, हमें क्या करना है यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना है, 10 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में हमारे सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पर देखिए मीटर है, हम चाह रहे हैं कि इसको डायरेक्ट फार्मूले में सेंटीमीटर में रखें। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए इसको 100 से जैसे डिवाइड करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में ये भी हो जाएगा। तो ये होगा 0.292 गुणे 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाई डी अपॉन 100। अब ये सब सेंटीमीटर में, डी भी सेंटीमीटर में, ये भी 100 ऊपर जाएगा, इसके साथ गुणा होगा, ये हो जाएंगे खत्म। तो ये हो गया एचसी मैक्स बराबर 0.292, तो आएगा आपके पेपर में 0.3 लिखा रहेगा, कुछ जीरो भी लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई डी सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में और ऊपर भी सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो एच सी यहाँ से आ गया हमारा 0.30 अपॉन डी। डी क्या है, साइज ऑफ वाइड्स, ये चीज आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम जो होगा ये हमारा होगा, इतनी हाइट तक पानी हमारा उठ सकता है, यही आपको याद रखना है। एच सी मैक्स बराबर 0.30 डिवाइडेड बाई डी, डी आपको रखना है सेंटीमीटर में, ठीक है। साइज ऑफ किसका है, साइज ऑफ वाइड से डी, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी फार्मूले में बस आप क्या किए हैं, यहाँ पर 0.073 रख दिए हैं, इसके जगह रखे हैं 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, बस चेंज कर दिए हैं सब कुछ। ये सेंटीमीटर में है, ये वाला आपका मीटर में दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको एससी मैक्स याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है। आगे जरा देखिए, अब क्या है, आप देख रहे हैं अगर सॉइल के अंदर देखें, अगर आप सॉइल के अंदर देखेंगे तो अलग अलग, वहीं सॉइल है, इतना सॉइल देखिए, फिर अलग सॉइल देखिए, वाइड्स का साइज लगातार बदलता है, ठीक है ना। वाइड्स का जो साइज है वो लगातार बदलता रहता है। तो कौन सा हम साइज लें, जैसे सॉइल बहुत ज्यादा है, इतना सारा सॉइल है, ये सॉइल है, कहीं पर देखेंगे ना वाइड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये वाइड्स ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। यहाँ वाइड्स और बड़ा देखने को मिल रहा है, यहाँ और बड़ा, यहाँ पर इतना छोटा, यहाँ पर और छोटा, यहाँ पर देख रहे हैं इतना बड़ा वाइड्स। तो वाइड्स की साइज लगातार बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो फिर क्या हुआ, एलन हैजन आए, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वो आए और बताए कि जो ये साइज ऑफ वाइड्स लेना है वो जैसा हम कह रहे हैं उस तरीके से ले लेंगे तो बिल्कुल ये आंसर आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। तो एलन हैजन की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला सॉइल के लिए लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए एलन हैजन कंसेप्ट, इसको कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, कोई भी सॉइल रहेगा, कोई हमारा सॉइल है, ठीक है, कोई भी हमारा सॉइल है तो इसका इफेक्टिव साइज तो होता ही है। इसका इफेक्टिव साइज मान लेते हैं हमारा D10 है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये साइज ऑफ वाइड से D लेना है आप वो लेंगे इसका 20%, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपको ये साइज ऑफ वाइड से लेना है वो इफेक्टिव साइज का 20% ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, इन्होंने क्या कहा, D बराबर 20% ऑफ D10, इफेक्टिव साइज का क्या है 20% लेंगे, यानी कि 20 D10 डिवाइडेड बाई 100, 20 × 5 = 100, यानी D बराबर आपको क्या करना है, D10/100,
5 लेना है, ठीक है ना। तो अगर सॉइल की बात करेंगे, सॉइल में तो D बराबर D10/5 लेना है, लेकिन अगर आपका क्या हो, अगर आपका क्या हो, ट्यूब हो, अगर कैपिलरी ट्यूब हो तो वहां पर D जो होता है कैपिलरी ट्यूब की डायामीटर होती है, ठीक है। तो सॉइल के लिए आपको क्या करना है, D बराबर लेना है D10/5, ठीक है। तो इस फार्मूले में अगर रख दें हम लोग 4TS अपान गामा W D10/5, ठीक है। 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 20, तो HC मैक्स बराबर हो जाएगा आपका 20TS डिवाइडेड बाई गामा W D10, ठीक है ना। तो एक फार्मूला और याद रखेंगे सॉइल के लिए, तो यही है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट जो है साइज ऑफ वाइड्स नहीं देगा, साइज ऑफ वाइड्स नहीं देगा, आपको इफेक्टिव साइज देगा। तो ये फार्मूला यूज करेंगे 20TS डिवाइडेड बाई गामा W और ये D10, अथवा जो लास्ट में फार्मूला निकाले थे उसको भी याद कर सकते हैं हम लोग। देखिए कौन सा था, HC मैक्स 0.3 डिवाइडेड बाई D, ठीक है ना। जो D था, आप क्या करना है, आपको इसके जगह क्या करना है, D10/5 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो D10 है आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर देंगे तो हो जाएगा 15, 0.15, 5 का 5 या 15, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो HC मैक्स हो जाएगा जो हमारा 5 या 15, 1.5 डिवाइडेड बाई D10, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला मिल गया और ये भी फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब चलिए एक चीज आपको बताते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है। ये तो फार्मूला है, इतना बड़ा फार्मूला दे करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये वाला आसान है, यहां से आपका तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आया होगा, ठीक है ना, आ भी चुका है, कई पेपर में आया हुआ है, उसी की हम लोग बात करते हैं। इस फार्मूले से हम अपना एक नया कंसेप्ट बनाएंगे जो किताबों में नहीं होता है, बिल्कुल भी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो 20 है ये भी कांस्टेंट है, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो भी फिक्स है 0.73 न्यूटन, गामा W ये भी फिक्स है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही वेरिएबल है। सॉइल बदलेगा तो D10 बदलने लगेगा, वाटर तो आपका वही रहेगा। तो यहाँ से दिख रहा है HC मैक्स का है, अथवा इसे छोड़ें, डायरेक्टली पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D10, ऐसा कर सकते हैं। इसको इधर भेज दीजिए, कैपिलरी राइज HC D10, अब देखिए 1 के बराबर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर 2 सॉइल दिया हुआ है, ठीक है, एक सॉइल 1 है, एक सॉइल 2 है। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक सॉइल है, इसमें कैपिलरी राइज हमारा HC1 हो रहा है, इसका D10 जो है हमारा कुछ है, D10 कुछ है, मान लीजिए 1, इसको कह देते हैं 1 है। कह रहा दूसरा सॉइल है, इसका D10 जो है कुछ है, कुछ दे देगा, उसका डायमीटर 2 mm 3 mm कुछ दे देगा। तो बताइए इसमें कैपिलरी राइज कितना होगा, ये आपसे पूछ लेगा। तो अब यहाँ से कर सकते हैं, देखिए HC1 D10 1 बराबर HC2 D10 2, ऐसे कर सकते हैं। 3 रहे तो 3 कर सकते हैं। अब क्या है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, HC2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये याद रखेंगे पेपर के लिए, बाकी ये भी फार्मूला याद रखेंगे। नीचे वाला फार्मूला 0.1.5 डिवाइडेड बाई D10, ठीक है, वो याद रखेंगे, और प्लस ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। एलन हेजन ने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था, उससे भी आप कैपिलरी राइज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैपिलरी राइज हम लोग एलन हेजन के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। उन्होंने भी एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था, एलन हेजन इक्वेशन फॉर कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था, HC बराबर C/E D10। C हमारा कांस्टेंट है, जो पीछे था ना वही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। E हमारा वाइड रेशियो है सॉइल का, दिया रहेगा क्वेश्चन में। C है, कांस्टेंट है, बस एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता रहती है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको पता है 0.1 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो D10 है इफेक्टिव साइज,
इफेक्टिव साइज है। ये किस में रखना है आपको? सेंटीमीटर में रखना है। सेंटीमीटर में इसको भी रखना है, आंसर आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सी को आपको क्या करना पड़ेगा? एमएम में चेंज करना पड़ेगा अगर इसकी वैल्यू एमएम में रखेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर में डायरेक्ट रख दीजिए, सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद 10 का गुणा करके एमएम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। एच सी बराबर सी अपान ई इंटू D10, ये इसकी वैल्यू 0.1 से लेके 0.5, D10 सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये सेंटीमीटर में आएगा। बाद में आप क्या करेंगे? उसको फिर 10 से गुणा करके mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला याद करना है और HC बराबर आपको ये याद करना है 20 TS अपान गामा W D10। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक, अब मिटा दे रहे हैं। कुछ सॉइल के लिए आपको क्या करना है? HC का मान याद करना है कि मैक्सिमम कैपिलरी राइज कितना होता है। आपको पेपर निकालना है तो चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम भी याद ही किए हुए हैं। इधर लिखेंगे आप सॉइल, इधर लिखेंगे कैपिलरी राइज, मैक्सिमम है ये कैपिलरी राइज सेंटीमीटर में। कोर्स ग्रेवेल, कोर्स ग्रेवेल, फाइन ग्रेवेल। पहले बता देते हैं कोर्स ग्रेवेल क्या है। ग्रेवेल जो होते हैं इनका साइज जो होता है वो कितना होता है? 4.75 mm से लेकर के 80 mm होता है। ठीक है, इनको ग्रेवेल बोलते हैं। तब ग्रेवेल भी दो प्रकार का है, जिसका साइज 4.75 mm से लेकर के 20 mm होता है उनको बोलते हैं फाइन ग्रेवेल, और जिनका साइज जो है हमारा 20 mm से लेकर के 80 mm होता है उनको बोलते हैं कोर्स ग्रेवेल। ठीक है, तो साइज भी आगे लिख देते हैं, समझ जाएगा ये साइज ही है 20 mm। ठीक है, साइज समझ जाएंगे 20 mm से लेकर के 80 mm, तो बोलेंगे उनको कोर्स ग्रेवेल। ठीक है, इसके लिए जो कैपिलराइज होता है वो नील होता है, नील होगा। ठीक है ना, व्हाइट्स बड़े बड़े रहेंगे, व्हाइट्स बड़े बड़े रहेंगे तो पानी उसमें नहीं चढ़ेगी। एक बताना हम चीज भूल गए, अगर आप देख रहे हैं ना ये कैपिलरी ट्यूब ही है मान लीजिए, ठीक है, अथवा व्हाइट्स की बात कर ले रहे हैं, ये व्हाइट्स जो है अगर पतले हैं तो इसमें पानी ज़्यादा तेजी से चढ़ेगा, लेकिन डायमीटर अगर चौड़ा होने लगा तो नीचे ये C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D10 है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होने लगेगा। ठीक है, कम होने लगेगा। अथवा क्या है, अगर ये सॉइल सैचुरेट होने लगा, कम सैचुरेट हो तो ऐसे बनेगा, जब सैचुरेशन होने लगा तो पानी जो है उस पर बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा ना कि ये जो TS लग रहा था इसके एंगल बीच का एंगल अल्फा 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो इसमें देख रहे हैं कॉस अल्फा है, तुरंत ये कैपिलरी राइज खत्म हो जाएगा, तुरंत ये हो जाएगा SC बराबर 0। ठीक है, तो अल्फा आपका 0 नहीं होना चाहिए। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में जो है कैपिलरी राइज नहीं होगा, जैसे फुल्ली सैचुरेट होगा वैसे मेनिस्कस क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, अभी उसकी बात कर लेते हैं, नोट से लिख करके चलिए। ये हो गया हमारा, अगला हो जाएगा हमारा सैंड, इससे छोटा होगा सैंड। सैंड भी दो प्रकार का होता है, एक कोर्स सैंड होता है, 3 प्रकार का वैसे, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और एक फाइन सैंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कोर्स सैंड, कोर्स सैंड। ठीक है, साइज लिख देते हैं, बताए नहीं है पीछे, 4.75 mm से लेकर के 2 mm। एक है हमारा फाइन सैंड, मीडियम भी होता है उसको नहीं बता रहे हैं, फाइन सैंड 425 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक, ये हो गया। इसके आगे हमारा इससे छोटा और होता है सिल्ट, उसके बाद आपका रहेगा क्ले, उसके बाद रहेगा कोलाइडल, कोलाइडल। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में जो कैपिलराइज होती है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, इसमें जो होता है 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर होता है कोर्स सैंड में, जो मोटा बालू है उसमें। और फाइन सैंड में जो कैपिलराइज होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर। सिल्ट में जो होता है कैपिलराइज जो होता है हमारा 100 सेंटीमीटर से लेकर के 1000 सेंटीमीटर। क्ले में जो होता है 1000 सेंटीमीटर से लेकर के कितना हमारा हो गया? 3000 सेंटीमीटर। और कोलाइडल में जो होता है ग्रेटर देन 3000 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देख रहे हैं जो बड़ा है उसमें कैपिलराइज कम हो रहा है, वाइड से बड़े हो जाते हैं, बड़े वाले में कम चढ़ेगा पानी ऊपर, फिर देखेंगे उससे महीन वाले में और चढ़ेगा। यानी सॉइल जितना महीन रहेगा, जितना फाइन रहेगा उसमें उतना ही ज्यादा कैपिलरी राइज होगी। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, कोर्स में बिल्कुल नहीं होगा, कोर्स ग्रेवल में, फाइन ग्रेवल में होगा। कोर्स सैंड में देख लीजिए, रेज देखिए,
ये वाले में 2 से लेकर के 10 सेंटीमीटर, कोर्स सैंड में आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर, फाइन सैंड में 30 से 100 सेंटीमीटर, सिल्ट में 100 से लेकर के 1000, और इसमें क्ले में देख रहे हैं 1000 से लेकर के 3000, और कोलाइडल में तो बहुत महीन पार्टिकल है तो 3000 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ और रह गया है, नोट करके हम उसको लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आ सकता है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नोट, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सॉइल की बात है, सॉइल के अंदर की बात हो रही है। ये हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये जानबूझ करके आपको ट्यूब जैसा बना रहे हैं समझाने के लिए, बाकी तो यहाँ पर क्या है, सॉइल लगे हुए हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पानी जो है इतना चढ़ गया, अभी जो फार्मूला निकाले हैं वही तो है HC, ठीक है। अब क्या है, अगर हम देखें, आपको बहुत पहले ही फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, वहाँ देखिएगा अगर पानी के नीचे हम लोग कहीं जा रहे हैं, किसी H गहराई पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, वो होगा हमारा ρGH, इतना देखने को मिलेगा। रो इंटू जी को बोलते हैं गामा, अगर पानी है तो यहाँ पर गामा लिख देंगे, P बराबर गामा WH, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ जब पानी खींचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, इस पानी के अंदर टेंशन पैदा हो जा रहा है, टेंशन पैदा हो जा रहा है। अगर इस पानी को या इसके रिस्पेक्ट में हम लोग H ऊंचाई तक जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको ऊंचाई कह दे रहे हैं, नीचे आते हैं तो इसी को गहराई कह देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये जितना पानी है इसके जस्ट ऊपर पूरा का पूरा टेंशन में रहेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर प्रेशर की, ठीक है ना, जो यहाँ पर टेंशन की जो प्रेशर वाला टेंशन होगा वो उसकी अगर वैल्यू देखें तो होगा हमारा गामा WHC के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गामा WHC, और ये जो पानी होगा बिल्कुल टेंशन में होगा। अगर हम लोग क्या करें, धीरे धीरे नीचे आए, अगर धीरे धीरे नीचे आएंगे तो H का मान घटते घटते एक समय आएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा तो ये जो टेंशन वाला प्रेशर है वो खत्म होकर के 0 हो जाएगा, मतलब लीनियरली धीरे धीरे घटेगा। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे ये क्या करेगा, हमारा घटेगा, घटते 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 आकर के यहाँ 0 हो जाएगा। तो मेनिस्कस पर जो देखेंगे ये जो रहेगा पानी यहाँ पर वो टेंशन में रहेगा, नेगेटिव लिख सकते हैं, तो ये टेंशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। और वाटर लेवल के अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पानी जो रहेगा वो किस में रहेगा, वो कंप्रेशन में रहेगा। यहाँ पर पानी जो है कंप्रेशन में रहेगा। अगर हम गहराई की बात करें H की, तो यहाँ पर होगा P बराबर गामा WH, तो ये हो जाएगा हमारा गामा WH। ये वाला रहेगा आपका प्रेशर में, तो इसको पॉजिटिव लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव एक कंप्रेशन में वाटर रहेगा, कंप्रेशन में रहेगा, और यहाँ पर देखेंगे वाटर टेंशन में रहेगा। धीरे धीरे आएंगे यहाँ पर प्रेशर आपका 0 हो जाएगा। तो जिस लाइन पर प्रेशर 0 हो जाएगा यानी वायुमंडलीय दाब बस लग रहा होगा, ऐसे लाइन को बोलते हैं फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन इसे बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है। तो वाटर टेबल पर प्रेशर 0 होगा, लेकिन ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा पानी के अंदर, ठीक है। नेगेटिव यानी टेंशन में रहेगा ये वाटर, नीचे वाटर कंप्रेशन में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। नोट्स वहां से देख लीजिए, कुछ अगर छूटा हुआ है छोटा मोटा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर एक आध पॉइंट कहीं पर छूट गया है तो ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।